अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड और इसकी नोयत आपको मैं बताता चलूं कि जो प्लाज्मा थेरेपी दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। प्लाज्मा हो गया एक कंपोनेंट है कि जैसे मिसाल के तौर पे जब हम किसी को ब्लड देते हैं, अगर खून की वो बोतल अगर आप 1, 2 या 3 घंटे के लिए हैंग कर दें, लटका दें, तो जो खून के सुर्ख खलिए हैं और बाकी खलिए हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और जो येलो कलर का पानी है वो ऊपर रह जाएगा। तो उसको हम कहते हैं कि ये प्लाज्मा है। और थेरेपी का मतलब होता है इलाज। इसका पूरा जो नाम है उसको हम कहते हैं सीपी यानी कन्वालेसेंट प्लाज्मा। कन्वालेसेंट प्लाज्मा का मतलब है, कन्वालेसेंट कहते हैं सेहतयाब हुआ हुआ, यानी एक ऐसा शख्स जो कोरोना वायरस से सेहतयाब हो चुका हो, उसका जो प्लाज्मा है यानी खून का वो हिस्सा जिसके अंदर सिर्फ पानी है, क्योंकि इसी के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं जिसकी मैं बाद में जिक्र करता हूं। तो जब एक सेहतयाब शख्स से किसी मरीज को ये प्लाज्मा लगाया जाता है तो इस पूरे अमल को हम कहते हैं सीपी थेरेपी या कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो दोस्तों, जहन में सवाल पैदा होता है कि क्या ये पहली दफा ऐसा हो रहा है? जी नहीं। 100 साल पहले यानी 1918 और 19 में जब स्पेनिश फ्लू नामी एक और वबा दुनिया में आई, जिससे तकरीबन 7 करोड़ लोग जो है उनकी डेथ हुई, तो उन दिनों में भी पहली दफ़ा लोगों ने ये प्लाज्मा दूसरे मरीजों को लगाया। लेकिन उस वक़्त क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं थी कि जो खून से प्लाज्मा को अलहदा कर ले, तो देखा यह गया कि जब वो मरीज़ जो कि स्पेनिश फ्लू से सेहतयाब हुए थे, जब उनका ब्लड यानी होल ब्लड, कंप्लीट ब्लड उन मरीज़ों को लगाया गया जिनकी हालत ख़राब थी और जिनको स्पेनिश फ्लू था, तो उनकी रिकवरी हुई और वो बेहतरी की तरफ गए। तो आज ये पता चलता है कि बुनियादी तौर पे उनमें एंटीबॉडीज़ थी, क्योंकि बाद में ये हमने कुछ ऐसी मशीन बना ली कि जिससे हम ब्लड को अलहदा कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि आरसीसी, रेड सेल कॉन्सेंट्रेट, या उसको हम पैक सेल भी कहते हैं, और हम प्लाज्मा यानी पानी को ब्लड से अलहदा कर लेते हैं जिसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। लेकिन हुआ ये कि इस वाक़े के 10 साल के बाद यानी 1928 में जो एक डॉक्टर थे जो कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो उन्होंने एंटीबायोटिक्स जो हैं वो डिस्कवर की। जब एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुई तो उससे पहले क्या होता था कि जिन लोगों को ज़ख्म आते थे तो मेजॉरिटी उनमें से अक्सर, या वो लोग जिनको इन्फेक्शन होती थी तो वो जानबर नहीं होते थे, उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन एंटीबायोटिक एक बहुत बड़ा वाक़या साबित हुई साइंस की दुनिया में, जिसकी वजह से दुनिया में इनकलाब आ गया। लेकिन इसी इनकलाब ने जो प्लाज्मा थेरेपी का एक कॉन्सेप्ट था उसको पीछे धकेल दिया। और प्लाज्मा थेरेपी फिर बाद में कब दोबारा लाइमलाइट में आई? फिर हुआ कि दुनिया में जब 2002 में सार्स कोव-1 यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो कि कोरोना टाइप 1 से थी, जब वो हुई, या 2012-13 में जब मर्स मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वो भी एक कोरोना वायरस था उस वक्त, और जब 2014 में जो वेस्ट अफ्रीका है वहाँ पे इबोला की यानी कि जब पेंडेमिक आई है, वबा आई है, तो उस वक्त प्लाज्मा थेरेपी को दोबारा ट्राई किया गया और उससे अच्छे रिजल्ट मिले। लेकिन क्योंकि ये महदूद पैमाने पे ये वबाएं थी तो इनका रिजल्ट भी बहुत कम लोगों में देखा गया, यानी कम लोगों में इस्तेमाल हुआ, लेकिन बहुत कुछ लोगों की जान बची इस अमल से। तो अब होता यह है कि इस प्लाज्मा के अंदर ऐसा क्या है कि जो हमें चाहिए? इस प्लाज्मा के अंदर ख़वातीन हज़रात हैं एंटीबॉडीज़, यानी ये वो एंटिटीज़ होती हैं, ये वो एलिमेंट होता है जो हमारा जिस्म के अंदर जो इम्यून सिस्टम है या मुदाफ़ियती निज़ाम है, जब कोरोना वायरस हमला आवर होता है तो उसके खिलाफ हमारा जिस्म 2 किस्म की एंटीबॉडीज़ बनाता है। पहले 5 से 8 या 10 दिन तक जो एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं उसे कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन एम, और जो फिर 12 दिन के बाद से हमारे जिस्म में रहती हैं, क्योंकि 10 से 12 दिन के बाद इम्यूनोग्लोबुलिन एम चला जाता है और इम्यूनोग्लोबुलिन जी 12 दिन के बाद बन जाता है और वो फिर हमारे जिस्म में रहता है। वो जो हम प्लाज्मा लेते हैं बेसिकली उसके अंदर ये एंटीबॉडीज होती हैं। क्योंकि ये एंटीबॉडीज का काम क्या है? ये एंटीबॉडीज 3 काम करती हैं। एक तो ये काम करती हैं कि ये वायरस के इर्द गिर्द एक कोटिंग बना देती हैं ताकि ये वायरस की जो स्पाइक प्रोटीन है ये अटैच ही ना हो सके हमारे सेल्स के ऊपर मौजूद रिसेप्टर ACE2
ACE2 रिसेप्टर के साथ, ना ये अटैच होंगी और ना ही हमारे जिस्म के अंदर जाएंगी। इन्हें कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द वायरस। दूसरा ये होता है कि जब ये एंटीबॉडीज इस वायरस के साथ अटैच होती हैं तो उसके बाद जो हमारे टी सेल्स होते हैं जो ढूंढ रहे होते हैं इस वायरस को मारने के लिए, तो ये एंटीबॉडीज अटैच होके उनको एक किस्म का सिग्नल करती हैं कि आ जाए, मैंने इसको काबू किया हुआ है। तो वो आसान हो जाता है हमारे जो फेगोसाइट्स हैं, हमारे जो मैक्रोफेजेस हैं, जो हमारे टी सेल्स हैं, उनके लिए इस वायरस को मारना एंटीबॉडीज की मदद से। और तीसरा, यही जो मैक्रोफेजेस होते हैं, ये इस एंटीबॉडी जब अटैच हुई होती है वायरस के साथ तो इसको खा जाते हैं, इसको निगल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। तो एंटीबॉडीज का ये क्योंकि बहुत अहम रोल है, इस वजह से प्लाज्मा की अहमियत बहुत ज़्यादा हो गई है कि जब एक सेहतयाब मरीज से किसी मरीज़ ऐसे को जिसकी हालत या तो ख़राब हो या बहुत ज़्यादा ख़राबी से पहले, और जब देखें दो किस्म के जो मरीज़ हैं उनको फ़ायदा हो सकता है, यानी जो बिल्कुल हल्की बीमारी वाले मरीज़ हैं उनको प्लाज्मा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर मरीज़ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाए और वो वेंटिलेटर पे हो तो उस वक्त भी चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा प्लाज्मा थेरेपी का। प्लाज्मा थेरेपी का जो फ़ायदा होता है वो उस मरीज़ को होता है जिसको ऑक्सीजन लग जाए, लेकिन अभी उसकी हालत इतनी बिगड़ी ना हो कि वो मशीन पर चला जाए, और उसको, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर है एंटीबॉडीज़ ने मारना है वायरस को, लेकिन जब एक दफ़ा किसी मरीज की हालत बहुत ख़राब हो जाए तो फिर हमारा अपना ही मदाफ़ती निज़ाम हमारे मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज करता है, तो वहाँ पे एंटीबॉडीज़ का रोल बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। तो इसलिए प्लाज्मा थेरेपी उन लोगों के लिए है जिनकी हालत ख़राब हुई हो लेकिन अभी बहुत एक्सट्रीमली ख़राब ना हो। तो आप कब दे सकते हैं? जब कोई इंसान इससे रिकवर हो और उसकी जब वो, क्योंकि हम आमतौर पर एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं 2 हफ्ते के बाद, 14 दिन के बाद, जब वो पॉजिटिव आ जाए और उसकी क्वांटिटी फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे 10 से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है कि मज़ीद 2 हफ्ते के बाद ये रिकवर होने वाला मरीज़, ये सेहतयाब होने वाला मरीज़ किसी दूसरे शख्स को अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, अतिया कर सकता है, दे सकता है, क्योंकि अपना इसका जो एंटीबॉडी सिस्टम है या जिस्म का इम्यून सिस्टम है वो 1-2 हफ्ते में एंटीबॉडीज़ मज़ीद बनाएगा। अगर नहीं भी बनाएगा तो उसके मदाफ़ती निज़ाम में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो वायरस को मारेंगे अगर वायरस दोबारा आता है। तो इस तरह से अगर इंसान किसी दूसरे को देता है तो उसको भी फ़ायदा होने के चांसेस हैं और इंसान का अपना भी इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा। लेकिन ज़रूरी है कि इंसान में अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, एंटीबॉडीज़ का लेवल जितना ज़्यादा होगा, जिस मरीज़ को ये एंटीबॉडीज़ दी जाएंगी प्लाज्मा के थ्रू, उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ का। और क्या इसका कोई डाउन साइड भी है? किसी मरीज को क्या प्रॉब्लम बन सकता है अगर उसको प्लाज्मा दिया जाए? अगर किसी मरीज को प्लाज्मा दें तो उसमें जो चांसेस होते हैं कि एक तो एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि ब्लड ग्रुप मैच करके दिया जाता है, और उसके अलावा हम स्क्रीनिंग करते हैं ताकि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, सिफिलिस या कोई भी ऐसी बीमारी जिसको हम ट्रांसमिसेबल या कम्युनिकेबल बीमारी कहते हैं कि वो एक इंसान से दूसरे में जा सकते हैं, तो वो जाने के चांसेस कम से कम हो। आमतौर पे जो प्लाज्मा देने वाला शख्स है उसकी उम्र 18 से 55 साल के दरमियान हो और उसको खुद कोई बड़ी बीमारी ना हो, और जब वो ये प्लाज्मा दे रहा हो तो उसकी बुनियादी जो सेहत है, एक जनरल हेल्थ है, वो बहुत बेहतर होनी चाहिए। और एक तो एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं कुछ मरीजों को प्लाज्मा देने के बाद, और कुछ मरीज जो होते हैं वो प्लाज्मा देने के बाद या वो रिसीव करने के बाद जब उनको प्लाज्मा लगता है तो वो हार्ट फेलियर में जाने के चांसेस होते हैं अगर उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो और उनके गुर्दों का प्रॉब्लम हो या हार्ट का कोई पहले से ही प्रॉब्लम हो, जिसको हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग किडनी, लंग और हार्ट डिजीज। तो इन चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं। तो प्लाज्मा का एक और चीज़ जो देखी गई है वो ये है कि अगर किसी पेशेंट को एक्टेम्ब्रा यानी टोसिलिजुमेब, एक बहुत मशहूर इंजेक्शन है जिस पे मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में कोई वीडियो बनाऊं, अगर वो किसी को लगा हो तो उसके 2 दिन के अंदर अंदर प्लाज्मा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ नुकसान देती है, फ़ायदा कम देती है। तो ये हैं कुछ बुनियादी से सवालात जो किसी भी जहन में आते हैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, और आजकल पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में इसको क्लिनिकल ट्रायल बेस पे कर रहे हैं। ये घरों में नहीं लगाना चाहिए। आपका नाम, आपके मरीज का नाम इनरोल होना चाहिए उस हॉस्पिटल की रिसर्च में, और फिर ये लगना चाहिए ताकि पता चले कि कितने मरीजों को लगा, कितनों को फ़ायदा हुआ, कितनों को नहीं हुआ। तो प्लाज्मा थेरेपी एक फ्यूचर की चीज़ है, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको किसी हद तक
पता चला होगा कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। अब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।